हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल यूनिवर्सल लॉज। आज इस वीडियो में हम हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम अभी 13 नवंबर को कंडक्ट किया गया है उसके क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे कि टोटल जो 125 क्वेश्चंस हैं उसमें किस सब्जेक्ट से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, प्लस सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को बताते हुए मैं आपको ये भी बताऊंगी कि वो क्वेश्चन उस सब्जेक्ट के किस सेक्शन से, किस तरह से, किस इलस्ट्रेशन से कैसे पूछा गया, सो दैट अगर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत हुआ है तो आप डायरेक्टली अपना बैरेक्ट ओपन करें, उस सेक्शन को ओपन करें और मार्क करें कि वो क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया था। सो लेट्स स्टार्ट एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हम कट ऑफ के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सो वॉच द वीडियो टिल एंड। एंड दिस इज कोड सी। 4 कोड थे और ये हम जो क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं दिस इज कोड सी। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ CPC prohibits further appeal against the decision of single judge second appeal? Correct answer of this question is section 100A. Second is an order allowing or disallowing an application for amendment is। देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि डायरेक्टली सेक्शन बेस्ड थे, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन ये पूछा गया, बट सेकंड क्वेश्चन जो है आपका वो एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। सो द पेपर इज मिक्स्ड काइंड ऑफ पेपर जहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड पूछे गए, बट कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस भी थे जो कि सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी से डील करते हुए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी थे। सो हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि पेपर वाज वेरी मच इजी, वी कैन से दिस इज मॉडरेट। एंड अभी हम सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, सो वी कैन एनालाइज कि किस तरह का पेपर जो है वो था ये। सो सेकेंड क्वेश्चन इज एन ऑर्डर अलाइंग और डिसअलाइंग एन एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट इज। यहाँ पर आपको बताना है क्या ये ऑर्डर अपीलेबल है या क्या इस ऑर्डर को हम डिक्री कंसिडर करेंगे या फिर क्या ये अपीलेबल ऑर्डर होता है। सो देखिए अपीलेबल ऑर्डर देखने के लिए जो ऑर्डर 43 के अंदर एक प्रॉपर लिस्ट दी गई है, उस लिस्ट में अगर हम चेक करें कि अलाइंग और डिसअलाइंग एन अमेंडमेंट की जो एप्लीकेशन है दैट इज अंडर ऑर्डर 6 रूल 17 में जो एप्लीकेशन होती है अमेंडमेंट के लिए, क्या वो ऑर्डर 43 के अंदर जो प्रॉपर लिस्ट है उसमें दी गई है या नहीं दी गई। सो अगर हम ऑर्डर 43 को चेकआउट करें तो वहाँ पर अमेंडमेंट को डिस्कस नहीं किया गया है, इसीलिए इसका जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज विच शैल नॉट बी लायबल फॉर अटैचमेंट अंडर CPC। जब हम अटैचमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो सेक्शन 60 ऑफ CPC उसके अंदर एक प्रॉपर लिस्ट दी गई है कि क्या क्या अटैच किया जा सकता है और क्या क्या अटैच नहीं किया जा सकता। तो वहाँ पर आप चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि जो ऑप्शन नंबर सी दैट इज़ अ मेयर राइट टू स्यू फॉर डैमेजेस इज नॉट लायबल टू बी अटैच्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, a plaint was rejected under order 7 rule 11 of CPC for the non payment of court fee। so ऐसी सिचुएशन में आपके पास क्या रेमेडी अवेलेबल है। अगेन अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कि जब ऑर्डर 7 रूल 11 के अंदर आपकी प्लेंट रिजेक्ट हो जाती है तो आपके पास क्या रेमेडी अवेलेबल है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए दैट इज टू फाइल एन अपील। आप अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन 5, a decree is preliminary। this question is based upon the definition of decree जो कि हम पढ़ते हैं अंडर सेक्शन 2 clause 2 of CPC। that is a decree is preliminary when further proceedings have to be taken before the suit to be completely disposed of। सेक्शन 2 क्लॉज 2 का जो एक एक्सप्लेनेशन वहाँ पर दिया गया है उस एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि कोई भी डिक्री प्रिलिमिनरी कब होती है और कब वो फाइनल होती है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 दैट इज पर्सोना नॉन ग्रेटा। पर्सोना नॉन ग्रेटा का क्या मीनिंग है। सो पर्सोना नॉन ग्रेटा मीन्स अ पर्सन हु इज नॉट वांटेड और वी कैन से एन अनवेलकम्ड पर्सन। करेक्ट आंसर ऑप्शन B. Next question, a police officer has received a sum of rupees 5,000 against fine
फ्रॉम द पर्सन वायलेटिंग ट्रैफिक रूल्स इंस्टेड ऑफ डिपॉजिटिंग द मनी। देखिए यहाँ पर जो कीवर्ड है वो ये है कि इंस्टेड ऑफ डिपॉजिटिंग द मनी ही यूटिलाइज दैट पर्टिकुलर मनी फॉर हिज पर्सनल यूज़। पुलिस ऑफिसर ने क्या किया, अपने पर्सनल यूज़ के लिए उस मनी को यूटिलाइज कर लिया। सो ऐसी सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर ने क्या ऑफेंस किया, ही कमिटेड द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अ हैंगमैन हु हैंग्स द प्रिजनर्स पर्सुएंट टू द ऑर्डर। देखिए डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है ये, इवन जो सेक्शन का इलस्ट्रेशन है वो भी सेम यही इलस्ट्रेशन है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेक्शन 78 का जो इलस्ट्रेशन है वहाँ पर भी ये बात बताई गई है कि अगर कोई हैंगमैन किसी पर्सन को हैंग करता है दैन ही विल बी एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 78। नेक्स्ट इज A beat his wife, she fell down, became unconscious and believing her to be dead and to save himself, A क्या करता है, उसे हैंग कर देता है with a rope। सो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें डिस्क्लोज किया गया कि जो डेथ हुई उस लेडी की दैट इज़ बाय हैंगिंग। सो ए ने यहाँ पर क्या ऑफेंस किया, इस क्वेश्चन को लेकर के स्टूडेंट्स के अमंग एक कन्फ्यूजन है कि वेदर इट इज़ कल्पेबल होमिसाइड और ग्रीवियस हर्ट। क्योंकि अगर हम केस लॉज को देखें तो देयर इज़ वन केस ऑफ पलानी स्वामी जहाँ पर कुछ बात कही गई बट दूसरे केस में कुछ और बात कही गई, लेकिन मेजॉरिटी व्यू जो है हमारा वो ये होगा कि द करेक्ट आंसर वुड बी कल्पेबल होमिसाइड। सो आंसर बी। नेक्स्ट इज फॉर एबडक्शन द एबडक्टेड पर्सन, वेरी मच ईजी। एबडक्शन के लिए पर्सन कैन बी ऑफ एनी एज, वेराज हम किडनैपिंग की जब डेफिनेशन देखते हैं तो वहाँ पर एज के बारे में बात कही गई है, लेकिन एबडक्शन में एज से रिलेटेड कोई लिमिट नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड यस अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए, आपको अगर ये क्वेश्चन पेपर प्लस आंसर की अगर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से आप टेलीग्राम पर हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और वहाँ से आप क्वेश्चन पेपर का PDF प्लस आंसर की का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ क्वेश्चन 11, जस्टिस NV रमन। अ वेरी इजी क्वेश्चन कि जस्टिस NV रमन जो हैं वो 48 सीज आई हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। देखिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा इंडिया चाइना का कॉन्फ्लिक्ट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज मैकमोहन लाइन। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस। गेस करें ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया। अभी हाल ही में हमने देखा कि काफ़ी सारे मिनिस्टर्स की जो है पोजीशन चेंज की गई। सो जो अब रिसेंट मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस हैं दैट इज किरण रिजिजू। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट अ मैरिज मस्ट बी सोलमनाइज इन अकॉर्डेंस विद द कस्टमरी राइट्स। इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज है। सो जब आप हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 7 पढ़ते हैं तो वहाँ पर साफ साफ ये बात कही गई है कि द मैरिज मस्ट बी सोलमनाइज इन अकॉर्डेंस विद द कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज ऑफ ईदर द ब्राइड और द ब्राइड ग्रूम। सेक्शन 7 को बैरेक्ट में ओपन करें और अभी उसको पढ़ें, मार्क करें अपने बैरेक्ट में अगर आपका ये क्वेश्चन गलत हुआ है तो, या नहीं भी गलत हुआ तो भी, क्योंकि अगर आप वीडियो के साथ साथ बैरेक्ट ओपन करके मार्क करते रहेंगे चीज़ों को तो कभी अगर इन फ्यूचर आपने कोई और एग्ज़ाम दिया तो आपका ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, बिकॉज यू विल रिमेंबर दैट एट दैट टाइम कि आपने उस समय बैरेक्ट ओपन करके देखा था और करेक्ट आंसर ये था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। Next is the consequence of non-registration of marriage under section 8 of Hindu Marriage Act। हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 8 जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी जो उसकी लैंग्वेज है वो इस बात को क्लैरिफाई करती है कि जो मैरिज है दैट विल रिमेन वैलिड, लेकिन वहाँ पर बात की गई है अबाउट अ पेनल्टी एंड दैट इज़ वेरी मेगा पेनल्टी, ओनली सेक्शन ओनली 25 रुपीज़ की पेनल्टी वहाँ पर बताई गई है। सो ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर। एंड हमने एग्ज़ाम से पहले हिंदू मैरिज एक्ट की एक वीडियो रिवीजन वीडियो में ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं हुए होंगे। नेक्स्ट इज केस डायरी। केस डायरी हैज़ बिन डिस्कस डायरेक्टली, सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है ये। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सेक्शन 172 ऑफ CRPC।
नेक्स्ट Question 17. The principle of speedy trial and limitation period of completing the trial of certain cases has been provided under. देखिए ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है या ट्रिकी कह सकते हैं कि स्पीडी ट्रायल के बारे में हम किस सेक्शन में पढ़ते हैं ऑफ CRPC. डायरेक्टली वहाँ पर स्पीडी ट्रायल वर्ड यूज़ नहीं हुआ है. जब आप उस सेक्शन को लेकिन पढ़ेंगे एंड अगर उस सेक्शन को आप डिकोड करने की कोशिश करेंगे तो जब हम सेक्शन 309 पढ़ते हैं CRPC का तो वहाँ पर स्टार्टिंग में ही लिखा गया है कि जो प्रोसीडिंग्स होंगी अंडर CRPC विल कंटिन्यू फ्रॉम डे टू डे वो प्रोसीडिंग्स चलेंगी. प्लस वहाँ पर एक अमेंडमेंट हुआ इन ईयर 2018 जहाँ पर ये बात बोली गई कि अगर रेप से रिलेटेड कोई मैटर्स हैं तो वहाँ पर वुमेन के अगेंस्ट इस तरह के अगर कोई ऑफेंस होते हैं तो उस सिचुएशन में जो इंक्वायरी है या ट्रायल है वो विद इन अ पीरियड ऑफ 2 months जो है कंप्लीट किया जाएगा. तो ये जो प्रोविज़न है ये क्या कर रहा है, इंश्योर करता है कि ट्रायल जो है वो स्पीडीली किया जाए, एडजॉर्नमेंट जो है वो बार बार ना हो. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज at what stage of trial the prosecution of any person can be withdrawn. Withdrawal of prosecution कब तक किया जा सकता है. सो दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम सेक्शन 321 ऑफ CRPC जहाँ पर क्लियरली लिखा गया है कि एट एनी स्टेज बिफोर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन किया जा सकता है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग मे बी फाइल्ड बाय. प्ली बार्गेनिंग की जो एप्लीकेशन है वो कौन फाइल करेगा. सो प्ली बार्गेनिंग जो कि हम पढ़ते हैं अंडर CRPC सेक्शन 265A टू 265L जो कि एक अमेंडमेंट हुआ 2005 के अंदर. उस अमेंडमेंट से प्ली बार्गेनिंग के प्रोविजंस इंक्लूड किए गए एंड वहाँ पर जब प्ली बार्गेनिंग को हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्लियरली लिखा गया है कि प्ली बार्गेनिंग के लिए जो एप्लीकेशन है वो एक्यूज्ड पर्सन के द्वारा वॉलंटरीली लगाई जाएगी कि मुझे प्ली बार्गेनिंग करना है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट, सेक्शन 394 ऑफ CRPC डायरेक्ट सेक्शन आपको याद होना चाहिए कि 394 ऑफ CRPC के अंदर बात की गई है अबाउट द अबेटमेंट ऑफ अपील. नेक्स्ट, क्वेश्चन 21. Z इज थ्रोन फ्रॉम हॉर्स. देखिए ये इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है एंड इसीलिए कई बार कहा जाता है कि जब भी आप किसी सेक्शन को पढ़ें तो उसका एक्सप्लेनेशन, उसकी इलस्ट्रेशन और क्या उसके अंदर अगर कोई और बात कही गई है मतलब सब कुछ उस सेक्शन का पूरा कंप्लीटली पढ़ें. तो इलस्ट्रेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. तो ये अगर आप इस इलस्ट्रेशन को ध्यान से पढ़ेंगे एंड दिस इलस्ट्रेशन इज आस्क्ड फ्रॉम सेक्शन 92 ऑफ IPC के सेक्शन 92 का जो इलस्ट्रेशन A है उसको अगर आप देखेंगे तो वो सेम यही इलस्ट्रेशन है. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन B, दैट इज A हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस बिकॉज जो भी यहाँ पर किया गया वो गुड फेथ में किया गया. नेक्स्ट इज वॉयरिज्म इज पनिशेबल. सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है. आंसर इज 354C के अंदर वॉयरिज्म पनिशेबल है. नेक्स्ट, सेक्शन 82 एंड 83 ऑफ IPC एन ऑफेंस इज पनिशेबल. देखिए यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को गलत करके आए क्योंकि उन्होंने सिर्फ ये देखा सेक्शन 82 और 83 ऑफ IPC के बारे में पूछ रहे हैं एंड 82 और 83 ऑफ IPC में तो ये बात कही गई है कि कोई भी चाइल्ड जो है उसको पनिश नहीं किया जा सकता अगर वो बिलो द एज ऑफ 7 ईयर्स है या फिर वो जो कॉन्सेप्ट है पूरा 7 to 12 ईयर्स वाला. तो स्टूडेंट्स ने ये ध्यान से नहीं पढ़ा कि यहाँ पर पूछा गया है कि अगर सेक्शन 82 और 83 को हम ध्यान में रखें तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भी कब किसी चाइल्ड को पनिश किया जा सकता है. यहाँ पर पूछा गया पनिशेबल, कब वो पनिशेबल होगा. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी कि अगर वो चाइल्ड अबव द एज ऑफ 7 ईयर्स है बट बिलो द एज ऑफ 12 ईयर्स है लेकिन ही हैज़ अटेन्ड सफिशिएंट मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग. अगर वो समझ सकता है कि जो भी वो काम कर रहा है उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं
तब उसको पनिश किया जा सकता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 463 ऑफ IPC, दिस इज फॉर्जरी। डायरेक्ट आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि सेक्शन 463 में क्या बताया गया है, तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज फॉर्जरी। नेक्स्ट इज कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो कहाँ से लिया गया है कॉन्सेप्ट? फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्करेंट लिस्ट के प्रोविजन को हमने बोरो किया है फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट इज वेयर बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द सेलर परपोर्ट टू इफेक्ट अ प्रेजेंट सेल ऑफ सम फ्यूचर गुड्स। सेल जो है वो प्रेजेंटली अभी कर दी गई, लेकिन किसी फ्यूचर गुड्स के बारे में सेल की गई है, देन ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या होगा? ये जो आपका क्वेश्चन है, इसको अभी अपना बैरक खोलें, देखें कि जो सेक्शन 6 है उसका जो सबसेक्शन 3 है ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 जो है सेल ऑफ गुड्स एक्ट का, सेम वहाँ पर यही लैंग्वेज लिखी गई है और उसमें ऑपरेट एज के बाद लिखा है एन एग्रीमेंट टू सेल द गुड्स। इस तरह का अगर कोई एग्रीमेंट है देन इट विल बी एन एग्रीमेंट टू सेल द गुड्स। सो दिस इज ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी कम टू क्वेश्चन नंबर 27। द अनपेड सेलर्स राइट ऑफ लियन। अनपेड सेलर का जो लियन का अधिकार है वो टर्मिनेट हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है। कब ख़त्म हो जाता है? देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको मिलेगा अंडर सेक्शन 49 सबसेक्शन 1। सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट, वहाँ पर क्लियरली कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि कब कब अनपेड सेलर का अधिकार ख़त्म हो जाता है। तो जब उसके पॉइंट्स आप देखेंगे तो वहाँ पर A एंड B ये दोनों चीज़ें वहाँ पर मेंशन हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर C, दैट इज बोथ A एंड B। Next question 28. There are exceptions to the rule that a seller of goods cannot give to the buyer a better title than that he himself has over the goods. ये जो बात लिखी गई है this is related to a maxim. जब हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं अंडर सेक्शन 27 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट का, जब हम सेक्शन 27 पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक मैक्सिम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, दैट इज नीमो डैट क्वाड नॉन हैबिट, नो वन कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन दैट ही हिमसेल्फ पजेस। और यही बात यहाँ पर लिखी गई है, लेकिन आपसे पूछा गया है कि ये जो मैक्सिम है इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, एंड प्लस आपसे पूछा गया है विच इज़ अ रॉन्ग एक्सेप्शन, कि जो उसके एक्सेप्शंस हैं उस एक्सेप्शन में क्या इंक्लूडेड नहीं है, विच इज़ अ रॉन्ग एक्सेप्शन। मतलब आपको पहले उसके एक्सेप्शंस याद आने चाहिए, फिर आप देखें कि उस एक्सेप्शन में क्या क्या है और क्या नहीं है। तो सेक्शन 27 के जो एक्सेप्शंस हैं वो अंडर सेक्शन 28, 29 एंड 30। सेक्शन 27 के जो एक्सेप्शंस है वो 28, 29 और 30 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट में बताए गए हैं, और वो जो तीनों सेक्शंस हैं वो ये तीनों हैं। मर्केंटाइल एजेंट वाला एक सेक्शन है, जॉइंट ऑनर्स वाला सेक्शन एंड सेलर इन पोजेशन ऑफ गुड्स आफ्टर सेल। सो वहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिस इज नॉट एन एक्सेप्शन। नेक्स्ट वी कम टू Question 29, that is which provision of the Limitation Act provides for an appeal that the time period of appeal is 90 days to the High Court and another court में 30 days। तो आपको यहाँ पर प्रॉपरली उस आर्टिकल का जो टाइम पीरियड है वो सब कुछ बता दिया गया, लेकिन आपसे पूछा गया कि ये बात किस आर्टिकल में कही गई है। सो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिफ़िकल्ट कंसिडर कर सकते हैं एक तरह से, क्योंकि जब आप लिमिटेशन एक्ट का एक शेड्यूल पूरा देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल्स दिए गए हैं, एंड दिस इज़ डिफ़िकल्ट कि आपको सारे आर्टिकल्स याद हों, या इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को भी कई बार याद कर पाना स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट से जो शेड्यूल से क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी बार वो क्वेश्चन
टाइम पीरियड बेस्ड ही आते हैं कि अगर आपको मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट लाना है तो कितने टाइम में लाएंगे, प्रीएम्पशन लाना है कितने टाइम में लाएंगे। तो जो ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं शेड्यूल से वो टाइम पीरियड बेस्ड आते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया। सो दिस क्वेश्चन कैन बी कंसिडर्ड समवट डिफ़िकल्ट। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ आर्टिकल 116। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 6 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट की सेक्शन 6 में क्या मेंशन नहीं है। सेक्शन 6 जो है लिमिटेशन एक्ट का वो कुछ डिसेबिलिटीज़ के बारे में बात करता है, लेकिन वहाँ पर कहीं भी इंसॉल्वेंट मेंशन नहीं है। वहाँ पर केवल 3 डिसेबिलिटी हमें देखने को मिलती हैं, दैट इज़ माइनर, इडियट एंड इंसेन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 31, सेक्शन 14 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट अप्लाइज टू। हिंदू सक्सेशन एक्ट का जो सेक्शन 14 है जो कि वुमेन को राइट देता है कि जो उसकी प्रॉपर्टी है दैट इज़ स्त्री धन बेसिकली वो उसके ऊपर कंप्लीट कंट्रोल रहेगा, नॉट एज अ लिमिटेड ऑनर बट एज एन एब्सोल्यूट ऑनर वो रहेगी। सो दैट सेक्शन डील्स विद बोथ काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज, बोथ मूवेबल एंड immovable. Next is a Hindu dies leaving behind father and sons, daughters, son. अब ये कौन से क्लास के एयर्स हैं? क्लास 1 में आते हैं, क्लास 2 में आते हैं। तो इसके लिए आपको सक्सेशन एक्ट का जो क्लास 1 क्लास 2 की लिस्ट है उसको थोड़ा सा आपको ध्यान में होना चाहिए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज क्लास 2 एयर। Next we come to question 33. The effect of death of a Muslim husband और वाइफ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत। इद्दत के दौरान यदि किसी मुस्लिम हस्बैंड की या वाइफ की डेथ हो जाती है आफ्टर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ अ रिवोकेबल तलाक, देन ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? क्या केवल हस्बैंड का इनहेरिट करने का अधिकार होगा, वाइफ का भी होगा, या दोनों कर सकते हैं? क्या होगा? सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, ओनली द हस्बैंड कैन इनहेरिट। Next we come to section 34, question 34, that is the punishment for pronouncement of irrevocable form of divorce by Muslim husband। देखिए बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल ये चीज़ रहा, काफ़ी समय से डिमांड रही थी। तो इस तरह के क्वेश्चंस तो आपको अगर आप न्यूज़ में भी फॉलो करते रहे होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा ये चीज़ हाईलाइट हुई थी जब सुप्रीम कोर्ट ने भी डिक्लेयर किया कि ट्रिपल तलाक शुड बी एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल कंसिडर किया जाना चाहिए। फिर उसके बाद मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज ऑर्डिनेंस इशू हुआ, उसके बाद उसे पास करके एक प्रॉपर एक्ट बनाया गया जहां पर बताया गया कि ट्रिपल तलाक इज़ void and it is considered as illegal। इवन यहाँ पर पेनल्टी भी बताई गई कि imprisonment for a term which may extend up to 3 years and fine। यहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं बिटवीन ऑप्शन ए एंड बी कि क्या सिर्फ 3 इयर्स का पनिशमेंट है, फाइन उसमें है या नहीं है। तो याद रखें वहाँ पर फाइन के बारे में भी बात कही गई है। नेक्स्ट इज अंडर मुस्लिम लॉ वक्फ मीन्स। वक्फ का क्या मतलब है? वक्फ का मतलब होता है परमानेंट डेडिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, बट कैसी प्रॉपर्टी? बोथ मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, द सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट मीन्स सेटिस्फैक्शन। कुछ देखिए केस लॉ बेस्ड क्वेश्चंस भी थे, तो आपको उसी हिसाब से अपना प्रिपरेशन करना चाहिए कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो लीडिंग केसेस हैं वो भी पता होने चाहिए। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज शमशेर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। नेक्स्ट आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 360 जो कि बात करता है अबाउट इमरजेंसी। कैसी इमरजेंसी? फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या अभी तक हमारा जो पूरी हिस्ट्री है क्या कभी इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज हुई है? तो इसका आंसर है नेवर, कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज नहीं की गई। नेक्स्ट इज द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है कि एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन जो है वो क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, फंडामेंटल ड्यूटी है, फंडामेंटल नेशनल पॉलिसी, या दोनों चीज़ें। सो दिस इज़ अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल एज वेल एज इट इज़ अ फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी भी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी ये है। आप चेक करें कि फंडामेंटल ड्यूटी की जो लिस्ट है वहाँ पर भी और आर्टिकल 51A जो है उसकी लिस्ट में भी और एज वेल एज DPSP में भी ये मेंशन है दोनों चीज़ें।
Next is secularism is a part of basic structure. This is given in case of S.R. Bommai versus Union of India. Next is question 40, that is Constitution does not provide for the post of. Constitution में हमें किसकी पोस्ट के बारे में नहीं दिया गया। तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें मिलेगा अबाउट द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, अबाउट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, एज वेल एज वहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, इन सब के बारे में बातें कही गई हैं। बट कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के बारे में कोई आर्टिकल कहीं भी हमें मेंशन देखने को नहीं मिलता। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वी कम टू क्वेश्चन 41, कॉम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस ऑन अ प्रेग्नेंट वुमन। डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज सेक्शन 416। नेक्स्ट वी कम टू क्वेश्चन 42, डैश कैन प्रोसीड अंडर सेक्शन 340। सेक्शन 340 ऑफ CRPC। अब उसमें देखिए इस क्वेश्चन में भी कंफ्यूज हो सकते हैं स्टूडेंट कि CRPC का एक सेक्शन है तो इसका मतलब केवल इसमें क्रिमिनल कोर्ट के बारे में ही बात की गई होगी, क्योंकि CRPC सिविल कोर्ट पे कैसे अप्लाई होगी, रेवेन्यू कोर्ट पे कैसे अप्लाई होगी, ऐसा करके अगर आप सोचेंगे तो आप इसका आंसर क्रिमिनल कोर्ट ही मेंशन करके आए होंगे काफ़ी स्टूडेंट्स। लेकिन जब हम सेक्शन 340 को प्रॉपरली पढ़ते हैं वहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है जहाँ पर लिखा गया है कि सेक्शन 340 जो है वो तीनों तरह के कोर्ट से डील करता है, सिविल कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट एज वेल एज क्रिमिनल कोर्ट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट वी कम टू क्वेश्चन 43, डैश ऑफ CRPC डील विद पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू अरेस्ट। मजिस्ट्रेट के पास अरेस्ट करने की पावर है अंडर सेक्शन 44। काफ़ी क्वेश्चंस देखिए डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका यही डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड है कि विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट किसी भी पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना होगा एज पर सेक्शन 57। नेक्स्ट इज अंडर CRPC इम्प्रीजनमेंट एंड डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। यदि कोई पर्सन फाइन पे नहीं करता तो ऐसी सिचुएशन में उसे किस तरह से जो पनिशमेंट मिलेगी और वो पनिशमेंट का क्या रोल होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सेक्शन 30 ऑफ CRPC का सेक्शन 30 जो है बहुत ध्यान से उसको पढ़ें। वहाँ पर क्लियरली ये बात लिखी गई है कि द पनिशमेंट विल बी इन एडिशन टू द सब्सटेंटिव सेंटेंस। जो भी सब्सटेंटिव सेंटेंस दिया गया है उसके एडिशन में वो पनिशमेंट होगी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज डिक्री मीन्स। फिर से देखिए डिक्री से रिलेटेड क्वेश्चन आया, डिक्री की डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हमने शुरू में भी देखा था, अब एक और क्वेश्चन है जहाँ पर डिक्री की जो डेफिनेशन है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 2 वो आपको ध्यान में होनी चाहिए। वहाँ की जो लैंग्वेज है क्लियरली वो ये है, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। नेक्स्ट, on the ground of jurisdiction under section 13। दिस इज़ अ ट्रिकी क्वेश्चन टू सम एक्सटेंट, क्योंकि यहाँ पर एप्लीकेशन पूछा गया है कि सेक्शन 13 जो है वो अप्लाई होता है ओनली ऑन जजमेंट इन पर्सनम के ऊपर। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन इज इनकरेक्ट। क्या जो है वो यहाँ से जहाँ पर जो भी दिया गया है उसमें से क्या इनकरेक्ट है। ए void contract is void ab initio, या void agreement is void ab initio, या फिर a voidable contract is a contract until it is rescinded, an illegal agreement is void ab initio। आप ये चारों जो स्टेटमेंट्स हैं इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो ए और बी हैं इन दोनों में काफ़ी चीज़ें सेम है, लेकिन क्या लिखा है, केवल ऊपर वाले में लिखा है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, नीचे लिखा है वॉइड एग्रीमेंट। तो थोड़ा आप डिकोड कर सकते हैं कि जो आंसर होगा वो इन दोनों ऑप्शंस में से ही एक होगा। क्या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होता है या वॉइड एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो होता है। सो कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो आप समझ सकते हैं कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जैसा तो कोई चीज़ होती ही नहीं है। वॉइड एग्रीमेंट हो सकता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई एग्रीमेंट वो वॉइड है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना तो वो वॉइड कैसे होगा। सो देयर इज नथिंग लाइक दैट ऑफ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड देयरबाय द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वी कम टू क्वेश्चन 49, दैट इज
वेयर द एक्सेप्टेंस टू एन ऑफर इज सेंट बाय ऑफरी बाय एन ईमेल। देखिए ये भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर ईमेल से रिलेटेड पूछा जा रहा है। एंड अगर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखें तो वहाँ पर हमें कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिलता जहाँ पर ईमेल से रिलेटेड या इस चीज़ को थोड़ा भी क्लैरिफाई किया गया हो। बट स्टिल अकॉर्डिंग टू मी द आंसर वुड हैव बीन ए। बट इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि वेट फॉर द ऑफिशियल आंसर की, बिकॉज जो भी मैं आंसर्स आपको यहाँ पर बता रही हूँ दीज आर बेस्ट अप टू माई जजमेंट कि मेरे अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होगा। या फिर जो डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है वो तो गलत मैं कहूँगी ही नहीं क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट सेक्शन में लिखा गया है, लेकिन जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है उसके लिए फॉर दिस क्वेश्चन आई सजेस्ट कि आप करेक्ट आंसर की का वेट करें और वहाँ पर ऑफिशियल आंसर की में देखें कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, नेक्स्ट वी कम टू क्वेश्चन 50। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशन इज इनकरेक्ट अबाउट द डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन कहाँ पढ़ते हैं हम? डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 56 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। वहाँ पर डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के बारे में बात की गई है। उसको जब हम प्रॉपर्ली अच्छे से पढ़ते हैं तो वहाँ पर काफ़ी कॉन्सेप्ट दिए गए हैं कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन है वो तब अप्लाई होता है जब विदाउट द फॉल्ट ऑफ एनी पार्टी अगर कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जाना इम्पॉसिबल हो चुका है। सो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, वो इवेंचुअली उसे परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया है। एंड द फॉल्ट अराइज आउट ऑफ विदाउट एनी काइंड ऑफ फॉल्ट ऑफ एनी पार्टी। किसी पार्टी की कोई खुद से गलती नहीं है, अपने आप ही कुछ ऐसा इम्पॉसिबिलिटी अराइज हो गई है। लेकिन वहाँ पर कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है जो कि इस चीज़ को इंडिकेट करता हो कि फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट केवल लीज पर अप्लाई होगा, ऐसा वहाँ कुछ भी मेंशन नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज़ योर करेक्ट आंसर। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था व्हाट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बात आपसे पूछी गई थी, ठीक है। ये भी आपको बहुत ध्यान रखना है कि क्या पूछा जा रहा है, आपसे इनकरेक्ट बात पूछी जा रही है या करेक्ट पूछा जा रहा है ऑप्शन, इसलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। नेक्स्ट इज अंडर CRPC द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस। किसी भी ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेने के लिए CRPC के अंदर टाइम पीरियड जो है वो भी आपको बता दिया क्वेश्चन में कि टाइम पीरियड कितना होगा 3 ईयर्स। लेकिन ये 3 ईयर्स का टाइम पीरियड कब अप्लाई होता है, तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आप जो हैं डायरेक्ट में सेक्शन 468 ऑफ CRPC को रेफ़र करें, डायरेक्ट ओपन करें, उसमें देखें, उसमें बताया गया है कि अगर जो ऑफेंस है वो पनिशेबल है विद फाइन देन द टाइम पीरियड वुड बी 6 मंथ्स। इस तरह से वहाँ पर बताया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 3 ईयर्स। नेक्स्ट इज द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के जो भी कंटेंट्स हैं उन्हें किस तरह से प्रूव किया जा सकता है। फॉर दिस क्वेश्चन रेफर टू सेक्शन 61 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे बिटवीन द वर्ड मे एंड शैल, वहाँ पर मे लिखा है या शैल लिखा है। फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस बेयर एक्ट को आपको अच्छे से पढ़ना होगा, जहाँ मे, शैल, एंड और इस तरह के डिस्टिंक्शंस होते हैं उनको बहुत ध्यान से हाईलाइट करें। बेयर एक्ट में बार बार चीज़ों को पढ़ें तो याद रहेगा आपको कि वहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है मे। कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स मे बी प्रूव्ड ईदर बाय प्राइमरी और बाय सेकेंडरी एविडेंस। नेक्स्ट वी कम टू क्वेश्चन नंबर 53, दैट इज द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर पब्लिक डॉक्यूमेंट। फॉर दिस सेक्शन पब्लिक डॉक्यूमेंट की जो डेफिनेशन है वो दी गई है अंडर सेक्शन 74 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ओपन करें सेक्शन 74 एविडेंस एक्ट का, उसमें देखें एक प्रॉपर लिस्ट दी गई है, पॉइंट्स दिए गए हैं कि किस किस डॉक्यूमेंट को पब्लिक डॉक्यूमेंट कंसिडर किया जा सकता है। सो वहाँ पर ए पॉइंट भी आपको देखने को मिलेगा, बी भी आपको देखने को मिलेगा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज बोथ ए एंड बी। ओके, next we come to section question 54, that is when the question is whether a man is alive or dead। अगर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या कोई पर्सन अलाइव है या उसकी डेथ हो चुकी है विद इन अ पीरियड ऑफ 30 ईयर्स,
ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है फ्रॉम सेक्शन 107 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, और इसका करेक्ट आंसर है इज ऑन द पर्सन हु अफर्म्स इट। पढ़ेंगे जब उसकी लैंग्वेज, सेम यही बात लिखी गई है वहाँ पर। नेक्स्ट वी कम टू क्वेश्चन 55, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एक्सप्रेशन कोर्ट। कोर्ट की जो डेफिनेशन है हम देखते हैं अंडर सेक्शन 3 ऑफ योर इंडियन एविडेंस एक्ट, जहाँ पर सेक्शन 3 के अंदर काफ़ी सारी डेफिनेशंस दी गई हैं। वहाँ पर कोर्ट की डेफिनेशन में लिखा है दैट इट डज नॉट इंक्लूड आर्बिट्रेटर, एंड यहाँ पर आपसे पूछा गया नॉट इंक्लूडेड। देखिए जहाँ भी क्वेश्चन में ट्रू, अनट्रू, करेक्ट, इनकरेक्ट, इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड, बहुत ध्यान से ऐसी चीज़ें पढ़नी होती हैं, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है अगर आप जल्दबाजी करेंगे। नेक्स्ट वी कम टू इकोलॉजी डील्स विद। देखिए थोड़ा जनरल बेसिक क्वेश्चन है, इकोलॉजी जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड। अगर थोड़ा बहुत भी आपने पढ़ा होगा अपना बेसिक स्टैंडर्ड्स में, तो 5th क्लास में हम पढ़ते हैं कि इकोलॉजी का क्या मतलब है। तो इकोलॉजी डील्स विद द रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज हाउ मेनी मेडल्स वर वॉन बाय इंडिया इन टोक्यो ओलंपिक्स। देखिए ओलंपिक्स बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहे, रिसेंटली हमने ओलंपिक गेम्स जो हैं वो हुए। तो ये क्वेश्चन आपका, अगर आप थोड़ा बहुत भी न्यूज़ देखते रहे होंगे, टच में रहे होंगे चीज़ों के, तो आपको पता होगा कि इंडिया ने कितने मेडल्स जीते। टोटल 7 मेडल्स जो हैं वो हमारे द्वारा जीते गए। ओके, एंड मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो का क्वेश्चन पेपर का PDF चाहिए या फिर अगर आपको आंसर की का PDF चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर सब कुछ अवेलेबल है। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वी कम टू क्वेश्चन 58, अ डिसेंट इन अ कोर्ट ऑफ लास्ट रिसोर्ट। डिसेंटिंग ओपिनियन के बारे में जो ये पूरा इतना बड़ा स्टेटमेंट है, ये पूछा जा रहा है आपसे कि किस इंडियन जज ने अपना डिसेंटिंग ओपिनियन देते हुए इस पूरा का पूरा जो ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को रेफ़र किया था। तो अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन में केस पढ़ा होगा ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, जो कि हैबियस कॉर्पस केस के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस एक केस है, वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि उस केस में सिर्फ जस्टिस HR खन्ना एक ऐसे जज थे जिन्होंने अपना डिसेंटिंग ओपिनियन दिया। तो वहाँ से आपको देखिए ये स्टेटमेंट पूरा का पूरा आपको पता हो, तो ये तो मैं नहीं कहती कि आपको पूरा स्टेटमेंट पता होगा इतना डिटेल में, क्योंकि नहीं पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी आपको पता है तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को डिकोड कर सकते थे कि अगर आपको याद है ADM जबलपुर का केस और आपको याद है कि वहाँ पर HR खन्ना ने अपना डिसेंटिंग ओपिनियन दिया था, तो इसका जो आंसर है वो D होगा। ओके, नेक्स्ट वी कम टू क्वेश्चन नंबर 59, दैट इज़ विच इज़ द फर्स्ट कंट्री जहाँ पर ब्रॉडबैंड को जो है वो लीगल राइट माना गया, तो दैट इज़ फिनलैंड। नेक्स्ट इज टू इनकलकेट रीडिंग हैबिट अमंग स्टूडेंट्स विच मिशन हैज़ बीन स्टार्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया, हरियाणा का लोकल क्वेश्चन, कि वहाँ पर किस तरह का कोई एक मिशन जो है रीडिंग से रिलेटेड वो स्टार्ट किया गया। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर C is your correct answer, that is reading mission. Next is where partners, देखिए पार्टनरशिप का क्वेश्चन, where partners upon or in anticipation of the dissolution of firm they make an agreement that some or all of them will not carry a business similar to that of the firm within certain specified period or local limits। ये पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट लिखा गया है, इस स्टेटमेंट के लिए आप डायरेक्ट ओपन करें, रेफ़र करें टू सेक्शन 54 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 54 जब आप देखेंगे, पूरा यही के यही लाइन वहाँ पर लिखी गई है और उसी में ये बात आगे लिखी गई है कि सच टाइप ऑफ एग्रीमेंट्स विल बी वैलिड। ओके, नेक्स्ट वी कम टू क्वेश्चन नंबर 62, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस अ पब्लिक नोटिस इज नॉट रिक्वायर्ड। पब्लिक नोटिस देना ज़रूरी नहीं है। कब ज़रूरी नहीं है? वेन एवर आ ऑल्ट्रेशन इज मेड इन नेम ऑफ फर्म, फर्म के नाम में जब कोई चेंज किया जाता है। फॉर दिस क्वेश्चन रेफर टू सेक्शन 60 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, जहाँ पर हम ऑल्ट्रेशन ऑफ नेम के बारे में पढ़ते हैं। तो जब हम वहाँ पर देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पर लिखा है कि ऑल्ट्रेशन इन द नेम करने के लिए आपको क्या करना होगा, केवल रजिस्ट्रार को एक स्टेटमेंट
देना होता है और वहाँ पर कभी कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि पब्लिक नोटिस भी दिया जाएगा। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वी कम टू क्वेश्चन 63, दैट इज एन एक्ट ऑफ अ फर्म मीन्स। एक्ट ऑफ फर्म का क्या मतलब है? फॉर दिस रेफर टू द डेफिनेशन सेक्शन, दैट इज सेक्शन 2 का जो ए है पार्टनरशिप एक्ट में, सेक्शन 2 ए, जहाँ पर बताया गया एक्ट ऑफ फर्म का क्या मतलब है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज एक्ट ऑफ द फर्म में ये सब कुछ इंक्लूड होता है। नेक्स्ट वी कम टू क्वेश्चन नंबर 64, दैट इज रजिस्टरिंग ऑफिसर्स। देखिए रजिस्ट्रेशन एक्ट के बहुत से वीडियोस हमने हमारे चैनल पर अवेलेबल करा है, जहाँ पर हमने केवल उन्हीं सेक्शंस को पढ़ा था जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। और वहाँ पर हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी ब्लैंक्स हैं, इरेजर्स हैं, उसके लिए क्या करना होता है, जो पर्सन उस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा है उस पर्सन को ही उस ब्लैंक और इरेजर्स के ऊपर अपना अटेस्टेशन करके देना होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखिए हमने अपना वीडियोस में आपको बताया था कि जहाँ कहीं भी आपसे टाइम पीरियड बेस्ड क्वेश्चन हो तो वहाँ पर हर जगह 4 मंथ्स ही मेंशन्ड है। तो आपको बहुत ज़्यादा याद भी नहीं रखना था, केवल आपको ये याद रखना था कि जहाँ आपसे टाइम पीरियड पूछा जाए आंख बंद करके आप 4 मंथ्स जो है उसका आंसर टिक करके आना। नेक्स्ट वी कम टू क्वेश्चन 66, दैट इज definition of victim has been inserted in CRPC। definition of victim under 2WA जो कि इंसर्ट की गई बाय द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2008, लेकिन जो वो अमेंडमेंट है वो 2009 से एनफोर्स हुआ। सो द करेक्ट आंसर वुड बी आंसर ऑप्शन बी, दैट इज 2009। नेक्स्ट वी कम टू क्वेश्चन 67, दैट इज सेक्शन 27। अब यहाँ से देखिए डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। सेक्शन 27 ऑफ CRPC, जहाँ पर जुवेनाइल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस, जो कि आपका चैप्टर 11 ऑफ जो कि आपका चैप्टर 11 ऑफ CRPC के अंदर मैंशनड है। नेक्स्ट वी कम टू क्वेश्चन 69, सेक्शन 166A ऑफ CRPC डील करता है विद इन्वेस्टिगेशन आउटसाइड इंडिया। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए देखिए आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि उस सेक्शन में क्या बात कही गई है। नेक्स्ट वी कम टू क्वेश्चन नंबर 70। इस तरह के क्वेश्चन को हम थोड़ा डिफ़िकल्ट समझ सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे थोड़ा डेप्थ में पूछा गया कि वुमेन हु इज़ डिटेन्ड बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स शैल बी सेंट टू। इस तरह के वुमेन को कहाँ भेजा जाएगा। सो फॉर दिस क्वेश्चन ओपन करें अपना CRPC का बैरक, वहाँ पर सेक्शन 167 जो है CRPC का, उसका जो सबसेक्शन 2 है वहाँ पर एक प्रोविज़ो आपको देखने को मिलेगा जो कि इंसर्ट किया गया इन 2008। और उस प्रोविज़ो की अगर आप लैंग्वेज पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिट्टो यही बात बोली गई है कि अगर कोई वुमेन है जिसको डिटेन, जो कि बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स है, उसको डिटेन किया जाता है तो उसको क्या किया जाएगा, रिमांड होम में भेजा जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू मी द आंसर वुड हैव बीन ए, दैट इज रिमांड होम। बट लेट्स वेट फॉर द आंसर की कि क्या आंसर होगा। सो ऑफिशियल आंसर की को जो है फाइनल तो वही होगा। ओके, नेक्स्ट वी कम टू क्वेश्चन नंबर 71, दैट इज रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, जो कि हम पढ़ते हैं अंडर सेक्शन 9 ऑफ योर हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट का एक रिवीजन वीडियो हमने अपने चैनल पर अवेलेबल कराया और वहाँ पर हमने डिस्कस किया था पूरे ही बेयर एक्ट को फॉर रिवीजन पर्पस। सो वहाँ पर आपका जो हम जब सेक्शन 9 पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि विदाउट एनी वैलिड एक्सक्यूज़, अगर कोई भी पार्टनर विड्रॉ करता है फ्रॉम द सोसाइटी और फर्दर, देन ऐसी सिचुएशन में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑन द ग्राउंड ऑफ इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस अ प्रोजेनी अ मैरिज कैन बी, दिस इज वॉइडेबल। जब हम सेक्शन 12 पढ़ते हैं हिंदू मैरिज एक्ट, जहाँ पर वॉइडेबल मैरिज के ग्राउंड बताए गए हैं, कब कब कोई मैरिज वॉइडेबल होगी, तो वहाँ पर एक ग्राउंड देखने को मिलता है, दैट इज इम्पॉर्टेंसी, कि अगर पार्टी टू द मैरिज इज इम्पॉर्टेंट तो ऐसे सिचुएशन में मैरिज इज वॉइडेबल।
नेक्स्ट, इफ टू पर्सन्स आर रिलेटेड टू ईच अदर थ्रू ब्लड और एडॉप्शन नॉट होली थ्रू मेल्स, नॉट को ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा कि नॉट होली थ्रू मेल्स, सो सच पर्सन्स आर कॉग्नेट्स। कॉग्नेट की जो डेफिनेशन पढ़ते हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन सी 2 क्लॉज सी ऑफ योर सक्सेशन एक्ट, जहाँ पर कॉग्नेट की डेफिनेशन दी गई है। Next, under Hindu Adoption and Maintenance Act, a Hindu male can adopt a child without the consent of wife. हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का भी हमने जब रिवीजन किया तो रिवीजन वीडियो में हमने आपको डिटेल में मैंने बताया था कि कब जो है हिंदू मेल अडॉप्ट कर सकता है इवन विदाउट द कंसेंट ऑफ वाइफ। तो वहाँ पर हमने कुछ ग्राउंड्स देखे थे अंडर सेक्शन 7 ऑफ योर हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, और वहाँ पर ये बताया गया है कि अगर वाइफ जो है वो सीज टू बी अ हिंदू, तो ऐसी सिचुएशन में हस्बैंड जो है वो अडॉप्ट कर सकता है इवन विदाउट द कंसेंट ऑफ वाइफ। नेक्स्ट वी कम टू क्वेश्चन 75, दैट इज चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। आपको इन चारों स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन से स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। सो फॉर दिस क्वेश्चन आपको क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए सेक्शन 11 जो है आपका ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, वहाँ पर बहुत सारे कुछ कंडीशंस, कुछ रूल्स बताए गए हैं, और वहाँ पर जो कंडीशंस हैं उसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया कि अगर हिंदू डॉटर है पहले से तो आप सन को अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑप्शन डी इज रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट वी कम टू क्वेश्चन 76, दैट इज एक्स ओज 10,000 टू वाई अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ एग्रीड बिटवीन। देखिए ये जो पूरा इलस्ट्रेशन है, इस इलस्ट्रेशन के लिए रेफर करें सेक्शन 62 ऑफ योर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जब हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं वहाँ पर सेक्शन 62 में हम पढ़ते हैं नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, और वहाँ पर जब आप देखेंगे इलस्ट्रेशन ए, तो ये सेम डिट्टो वही इलस्ट्रेशन है, लेकिन क्या किया गया वहाँ पर वर्ड्स यूज़ किए गए हैं ए बी एंड सी। यहाँ पर इन्होंने ए बी एंड सी की जगह एक्स वाई एंड जेड कर दिया, सिर्फ इतना सा फेरबदल किया गया है, बाकी पूरा ये डिट्टो वही इलस्ट्रेशन है। एंड इसका जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इट इज़ अ नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसीलिए देखिए इलस्ट्रेशंस को हमेशा कहा जाता है कि इलस्ट्रेशंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट वी कम टू क्वेश्चन 77, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट, वेरी मच ट्रू। जब हम देखते हैं सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसकी डेफिनेशन जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिफाइन किया गया है, तो यही लैंग्वेज है। नेक्स्ट, एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन इज एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट की डेफिनेशन जब हम पढ़ते हैं सेम यही लैंग्वेज है। तो जब आपने देख लिया कि ए और बी दोनों सही हैं, अब आपके माइंड में आ गया कि हाँ ऑप्शन यही होगा, ओके। लेकिन फिर भी देखते हैं सी क्या है। ऑल एग्रीमेंट्स एनफोर्सेबल बाय लॉ आर कॉन्ट्रैक्ट एंड वैलिड। सारे ऐसे एग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और वो वैलिड होते हैं, ठीक है बात। बट द एग्रीमेंट्स आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, ये बात भी सही है कि सारे एग्रीमेंट ऐसे नहीं होते जो कि लीगली एनफोर्सेबल हो, क्योंकि कुछ एग्रीमेंट्स वॉइड भी तो होते हैं, और जो वॉइड होते हैं वो वॉइड क्यों हैं, क्योंकि वो लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। तो इसलिए ये बात भी सही है। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज सेक्शन 27 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिक्लेयर्स एन एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, ऑप्शन सी दैट इज वॉइड। एज पर पंजाब कोर्ट्स एक्ट, पंजाब कोर्ट्स एक्ट में सेकंड अपील जो है कहाँ मेंशन्ड है, सेक्शन 41। पंजाब कोर्ट्स एक्ट की वीडियो चैनल पर हमने अवेलेबल कराई आपको। नेक्स्ट इज विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट बिटकॉइन एज अ लीगल टेंडर। बिटकॉइन के बारे में एल सल्वाडोर कंट्री जो है ये फर्स्ट कंट्री थी जिसने बिटकॉइंस को लीगलाइज किया। नेक्स्ट इज बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। आईपीसी में बहुत पढ़ते हैं बच्चन सिंह के बारे में, इवन कॉन्स्टिट्यूशन में भी हम डील करते हैं इस केस के से रिलेटेड जब हम पढ़ते हैं अबाउट कैपिटल पनिशमेंट एंड आर्टिकल 21। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन इज अ, फॉर दिस क्वेश्चन रेफर टू सेक्शन 300 ऑफ योर आईपीसी। आईपीसी का सेक्शन 300 जब आप देखेंगे वहाँ पर कुछ
एक्सेप्शंस हैं, सेक्शन 300 के 5 एक्सेप्शंस हम पढ़ते हैं जब दैट इज़ नॉट मर्डर, वो कल्पेबल होमिसाइड कहा जाएगा। और उसका जो पहला एक्सेप्शन है जो कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के बारे में बात करता है, उसको जब आप सही से पढ़ेंगे उसका जो एक्सप्लेनेशन है सबसे लास्ट में उसमें एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है जहाँ पर लिखा गया है कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। नेक्स्ट वी कम टू 83, दैट इज अ वॉलंटरीली बर्न्स अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। ये इलस्ट्रेशन डिट्टो, ये इलस्ट्रेशन जो है मेंशन्ड है इन सेक्शन 425 ऑफ CRPC ऑफ IPC। सेक्शन 425 ऑफ IPC के अंदर मिसचीफ की जो डेफिनेशन है वहाँ पर आपको इलस्ट्रेशन देखने को मिलेगा, दैट इज इलस्ट्रेशन A। इलस्ट्रेशन A में सेम यही इलस्ट्रेशन है। नेक्स्ट, पब्लिक सर्वेंट डिसओबेइंग द डायरेक्शंस ऑफ लॉ विल बी लायबल अंडर विच सेक्शन? अंडर सेक्शन 166 is your correct answer. नेक्स्ट, क्रिमिनल इंटिमिडेशन बाय एनोनिमस कम्युनिकेशन। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस के लिए तो आपको सिर्फ डायरेक्ट सेक्शन याद होना चाहिए, इवन सेक्शन की जो हेडिंग होती है वो आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है सेक्शन 507 ऑफ IPC। नेक्स्ट, सेकेंड अपील शैल नॉट लाई। सेक्शन 102 ऑफ CPC के अंदर सेकेंड अपील के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर सेकेंड अपील जो है वो कब लाई नहीं करती? व्हेन द मनी नॉट एक्सीड 25,000। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको इंटरप्रिटेशन पता होना चाहिए, उससे रिलेटेड है कि नो डिक्री टू बी रिवर्स और मॉडिफाइड फॉर एनी एरर इरेगुलरिटी नॉट अफेक्टिंग द मेरिट्स ऑफ जुरिसडिक्शन। एकदम सही बात है ये। एन अपील शैल लाई फ्रॉम द डिक्री पास बाय द कोर्ट विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज। लेकिन जब हम विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज से रिलेटेड पढ़ते हैं तो वहाँ पर है कि अपील लाई नहीं करती, सो दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट वी कम टू एन अपील मे लाई फ्रॉम द एक्स पार्टी डिक्री। एक्स पार्टी डिक्री के अगेंस्ट अपील लाई करती है। सेक्शन 96 जब हम पढ़ते हैं अपील के बारे में वहाँ पर लिखा है क्लियरली कि एक्स पार्टी डिग्री के अगेंस्ट भी अपील की जा सकती है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर D इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इफ अ क्लाउड इज कास्ट अपॉन द टाइटल और लीगल कैरेक्टर। टाइटल और लीगल कैरेक्टर से रिलेटेड हम पढ़ते हैं अंडर डिक्लेरेटरी डिक्री, दैट इज सेक्शन 34 एंड 35 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। वहाँ पर डिक्लेरेशन के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट इज एन ऑर्डर ऑफ इंजंक्शन। इंजंक्शन का जो ऑर्डर है उसको डिस्चार्ज, वेरी और सेट असाइड किया जा सकता है एट द इंस्टांस ऑफ ऑर्डर 39। टेम्पररी इंजंक्शन एंड इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स में बोथ प्लेंटिफ और डिफेंडेंट कैन गेट इट वेरीड और सेट असाइड। नेक्स्ट इज सेक्शन 10 ऑफ CPC bars not only the trial of suit but also the institution of subsequent suit। क्या सेक्शन 10 जो है वो सेकेंड सूट के इंस्टीट्यूट करने से भी उसे मना करता है? क्या ये बात सही है? तो जब सेक्शन 10 हम पढ़ते हैं और उसके बाद हम सेक्शन 11 पढ़ते हैं तो वहीं पर हम एक डिस्टिंक्शन देखते हैं कि सेक्शन 10 जो है वो केवल बार करता है उस सूट के ट्रायल को, और जो सेक्शन 11 है दैट इज योर रेस जुडिकेटा, रेस जुडिकेटा बार करता है इंस्टीट्यूशन को। सो हियर द आंसर वुड बी अनट्रू कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू नहीं है। नेक्स्ट, विच वॉज द फर्स्ट केस टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू आपका आया मार्बरी वर्सेस मेडिसन के केस से। नेक्स्ट इज who among the following was the first chief justice of supreme court, that is sir Elijah MP। नेक्स्ट, 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस दी गई हैं वहाँ पर राजस्थानी जो है दैट इज नॉट मेंशन्ड। नेक्स्ट, इन इंडिया द सॉवरेनिटी लाइज विद, बहुत सिंपल क्वेश्चन, सॉवरेनिटी लाइज विद द पीपल जब हम प्रियम्बल पढ़ते हैं तो देखते हैं वहाँ पर ये चीज़। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड अंडर आर्टिकल 44। देखिए कुछ क्वेश्चंस बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे गए, इसलिए देयर इज एन एंटिसिपेशन कि द कट ऑफ माइट गो हायर देन दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ, क्योंकि कुछ काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड थे इस पेपर में।
नेक्स्ट, विच ऑफ द प्रोविजन ऑफ लिमिटेशन एक्ट, लिमिटेशन एक्ट का कौन सा ऐसा सेक्शन है जो कि बताता है कि जो पेमेंट है विल प्रोवाइड अ फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन। सो हमने डिटेल में लिमिटेशन एक्ट डिस्कस किया था और वहाँ पर जब हम सेक्शन 19 पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जब जैसे ही पेमेंट किया गया तो एक फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज सेक्शन 20 ऑफ द SRA प्रोवाइड्स फॉर, सेक्शन 20 आपको हेडिंग भी याद हो तो पता होगा कि सेक्शन 20 में सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन अमेंडेड इंसर्टेड बाय द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018। देखिए, जब भी कोई लेटेस्ट अमेंडमेंट होता है तो वो आपको हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते ही हैं। तो आपको 2018 के अमेंडमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि जो 2018 का अमेंडमेंट है डील करता है विद इंजंक्शन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज Which of the following provisions of CPC deal with representative suit res judicata? res judicata की जब explanations हैं वहाँ पर तो वो explanation आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, important है वैसे भी res judicata for prelims as well as for mains point of view भी बहुत important है। So the correct answer of this question is explanation 6, section 11 की जो 6th explanation है वहाँ पर res judicata के बारे में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 100। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है कि ऑर्डर 2 रूल 2 जो है CPC का वो किस चीज़ से डील करता है, अपील, एग्जीक्यूशन या पिटीशन। इस तरह के क्वेश्चंस में देखिए क्या होता है, काफ़ी बार स्टूडेंट्स सोचते हैं, मतलब नन ऑफ द अबव को स्टूडेंट्स कंसिडर नहीं करते, लगता है कि कुछ ना कुछ तो इसमें से सही होगा ही। लेकिन जब आप ऑर्डर 2 रूल 2 पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्लियरली लिखा गया है दैट इट अप्लाइज फॉर द सूट। So the correct answer of this question is option D, that is none of these. Next we come to 101, that is जो एविडेंस की डेफिनीशन है वो बाय द IT Act 2000 उससे क्या इंक्लूड किया गया इन द डेफिनेशन ऑफ एविडेंस। तो IT Act जो है वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से रिलेटेड अमेंडमेंट्स किए गए। नेक्स्ट इज एन एडमिशन कॉन्स्टिट्यूट्स अ, देखिए ये क्वेश्चन भी थोड़ा एप्लीकेबिलिटी बेस्ड है या आपको केस लॉज पता होने चाहिए, लीडिंग केस लॉज। सो इसका जो करेक्ट आंसर है उसके लिए आपको एक केस पता होना चाहिए, दैट इज द केस ऑफ विश्वनाथ प्रसाद वर्सेस द्वारका प्रसाद। विश्वनाथ प्रसाद वर्सेस द्वारका प्रसाद 1974। इस केस में बोला गया कि एडमिशन is a substantive piece of evidence. So for me the correct answer is option number A, because इस केस में ये बात बोली गई है। बाकी इस तरह के कुछ क्वेश्चंस के लिए वेट फॉर द ऑफिशियल आंसर की आई सजेस्ट, बिकॉज द आंसर्स दैट आई एम टेलिंग यू आर बेस्ट टू माई नॉलेज। एज फार एज द क्वेश्चंस जो कि एप्लीकेशन बेस्ड हैं उसके लिए वेट फॉर द ऑफिशियल आंसर की, बट जो डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो करेक्ट आंसर्स हैं एज पर द वीडियो। So next question is hearsay evidence is no evidence, but the correct answer is section 32. Hearsay evidence is no evidence, लेकिन इसका exception है section 32. नेक्स्ट इज जजेस के पास पावर होती है कोई भी क्वेश्चंस पूछने की अंडर सेक्शन 165। 165 जो है वो जजेस को वाइड पावर देता है कि वो कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं किसी भी स्टेज पर। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशंस विद whom is protected, confidential communications with legal advisors अंडर सेक्शन 126 जो है आपका प्रिविलेज कम्युनिकेशंस के बारे में डील करता है। नेक्स्ट इज what is the amount of ex gratia compensation recommended by the central government to be paid to the family members of COVID-19। COVID-19 से रिलेटेड बहुत जितनी भी न्यूज़ थी सब बहुत इंपॉर्टेंट थी आपके पेपर के लिए, बिकॉज दिस इज व्हाट लेटेस्ट गोइंग ऑन इन द होल वर्ल्ड, नॉट इवन इन आवर कंट्री बट द होल वर्ल्ड। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए। तो द करेक्ट आंसर इज 50,000। नेक्स्ट इज पेगासस। पेगासस देखिए बहुत से ये जो क्वेश्चंस थे जीएस से रिलेटेड भी, जीके से रिलेटेड जो पोर्शन था उसमें भी क्वेश्चंस पूछे गए वो जो कि करंट अभी आपका न्यूज़ में चीज़ें चल रही थी। सो पेगासस which was in news. So the correct answer of this question is option number D, that is Manohar Lal Sharma versus Union of India. नेक्स्ट एनडीए से रिलेटेड वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि एनडीए के अंदर अब वुमेन को भी अलाउ किया गया बाय द केस ऑफ कुश कालरा वर्सेस यूनियन ऑफ
इंडिया। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा। नेक्स्ट एक्सपोजर टू सनलाइट। सनलाइट को जो एक्सपोजर जो है वो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करता है। देखिए इतनी बात हर किसी को पता होगी कि धूप में बैठो क्योंकि धूप में बैठने से विटामिन डी मिलेगा। इतना आपको पता है तो करेक्ट आंसर आप लगा देंगे कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स नीड कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन एक्ट में जब हमने पढ़ा था सेक्शन 17 एंड 18 बोला था मैंने आपको कि दोनों सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शनल बात बताई गई है और एक सेक्शन में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन बताया गया है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अगर कोई भी लीज जो है उसमें 1 साल से ज़्यादा से अगर वो है तो मतलब 1 साल से ज़्यादा के लिए अगर लीज की गई है किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की तो दैट नीड रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी। नेक्स्ट इज no person shall convert a residential building into non-residential building except with the permission of controller. Correct answer of this question is option number C. और ये आपको देखने को मिलेगा अंडर सेक्शन 11। सेक्शन 11 जो है आपका ऑफ हरियाणा अर्बन कंट्रोल एक्ट जो कि हमने डिस्कस भी किया था उसमें ये बात बोली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर क्वेश्चन नंबर 113 रेफर टू सेक्शन 5। सेक्शन 5 ऑफ द हरियाणा अर्बन कंट्रोल एंड ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट, जहाँ पर बताया गया है द टाइम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। 5 ईयर्स तक जो फेयर रेंट है उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट ए कस्टम मस्ट बी इममेमोरियल। कस्टम जो है वो इममेमोरियल होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज, देखिए एक शॉर्ट वीडियो हमने बनाया था अबाउट कस्टमरी लॉज ऑफ हरियाणा, उसमें हमने स्टार्टिंग में ही डील किया था अबाउट कस्टम, एसेंशियल्स ऑफ कस्टम। वहाँ पर हम एक एसेंशियल पढ़ते हैं कि कस्टम जो है वो ऐसा होना चाहिए जो कि इममेमोरियल टाइम से फॉलो किया जा रहा हो। सो द टाइम इममेमोरियल मीन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसके लिए कोई ऐसा टाइम पीरियड फिक्स नहीं है कि इस ईयर से या उस ईयर से, ऐसा कुछ नहीं है। फॉर अ लॉन्ग यूसेज वो होना चाहिए। नेक्स्ट उबर रेमेफिडे। उबर रेमेफिडे का मतलब है इन अटमोस्ट गुड फेथ। नेक्स्ट इज एलाइनेशन बाय कर्ता विदाउट द नेसेसिटी और द बेनिफिट ऑफ एस्टेट। स्टेट के कोई भी बेनिफिट के बिना अगर कोई कर्ता जो है वो एलाइनेट करता है प्रॉपर्टी को तो ऐसी सिचुएशन में जो एलाइनेशन है दैट विल बी वॉइडेबल एट द इंस्टांस ऑफ को पार्टनर। नेक्स्ट इज प्रोसीडिंग्स टू बी इन कैमरा। डायरेक्ट आपको सेक्शन पता होना चाहिए, सेक्शन 22 में ये बात मेंशन की गई है। नेक्स्ट कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन, सेक्शन 26 ऑफ योर हिंदू मैरिज एक्ट। नेक्स्ट डेजर्शन। डेजर्शन जो है उसका क्या मतलब होता है? डेजर्शन मीन्स टोटल रेपुडिएशन ऑफ द ऑब्लिगेशंस, कंप्लीटली जो है अपनी ऑब्लिगेशन से रेपुडिएट कर दिया गया हो। नेक्स्ट सेक्शन 21 जो है हिंदू सक्सेशन एक्ट का, जब आप उसको देखते हैं तो वहाँ पर एक देखने को मिलता है कि दैट यंगर सर्वाइव द एल्डर। इन केस ऑफ साइमल्टेनियस अगर डेथ हो रही है तो ऐसे सिचुएशन में कंसिडर किया जाता है कि जो यंगर है ही सर्वाइव्ड द एल्डर। तो दिस प्रिजम्पशन वहाँ पर आप ध्यान रखें, जहाँ कहीं शैल में इस तरह के वर्ड्स होते हैं वो हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो शैल या में क्या लिखा है तो जब आप उसे पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है शैल, तो दिस मीन्स द प्रिजम्पशन इज अ रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। नेक्स्ट इज सेक्शन 62। डायरेक्ट सेक्शन आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन 62 में क्या लिखा गया है। सेक्शन 62 डील्स विद प्राइमरी एविडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द अब्सेंस ऑफ सब्सटेंटिव एविडेंस, यदि कोई सब्सटेंटिव एविडेंस अवेलेबल नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में क्या हम कोरोबोरेटिव एविडेंस को यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा दैट इज़ बी, कोरोबोरेटिव एविडेंस हैज़ नो वर्थ। जब सब्सटेंटिव एविडेंस ही अवेलेबल नहीं है तो कोरोबोरेटिव एविडेंस का भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ऐसी सिचुएशन में। नेक्स्ट वी कम टू केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन, दैट इज़ अगर कोई मैरिड वुमेन है, डाइंग ऑफ बर्न्स वगैरह ये सब बातें, दिस फैक्ट इज रिलेटेड टू द केस ऑफ उकाराम वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट अंडर सेक्शन 14 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट
द फैक्ट्स शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड, जब हम सेक्शन 14 पढ़ते हैं, स्टेट ऑफ माइंड के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर सेक्शन 14 में एक्सप्लेनेशन दी गई है। उसकी जो एक एक्सप्लेनेशन है वो बताती है कि द स्टेट ऑफ माइंड मस्ट बी स्पेसिफिक नॉट जनरल। नेक्स्ट, स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 161 ऑफ CRPC, 161 ऑफ CRPC रेफर करेंगे तो वहाँ पर बोला गया है दैट बोथ कॉरोबोरेशन एज वेल एज कॉन्ट्राडिक्टिंग द विटनेस, दोनों चीज़ों के लिए उसे यूज़ किया जा सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन पेपर। हमने डिस्कस किया सेट सी, देखिए 4 सेट थे A, B, C एंड D, तो जो हमने पेपर डिस्कस किया है दिस इज कॉल्ड सी, हमने डिस्कस किया। ये क्वेश्चन पेपर एज वेल एज द आंसर की विल बी अवेलेबल ऑन आवर टेलीग्राम ग्रुप, so stay connect with that and stay tuned with us. Thank you.